डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली टॉपिक पर जाने से पहले पिछले वीडियो में डाले गए प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो मैंने अपने कल के वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था। मेरा प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो ये था कल का प्रश्न जिसका मैंने उत्तर दे दिया। आज का प्रश्न वीडियो के अंत में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें। जैसा कि आपके पीछे मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मजदूर संघ। आज हमारा टॉपिक है मजदूर संघ। हम लोग जो मजदूर संघ की बात करने जा रहे हैं, ये उस परिप्रेक्ष्य में जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। हम लोग आज देखेंगे कि भारत में मजदूरों के लिए, यूनियंस के लिए कौन कौन से संघ बने और कब बने, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इनके फायदे क्या हुए। और साथ ही हम दूसरी तरफ देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कौन कौन से कारखाना अधिनियम आए और किस अधिनियम में क्या प्रावधान था। इससे पहले कि आप कारखाना अधिनियम देखें, थोड़ी सी बात पृष्ठभूमि पे हम लोग कर लें। जो हमारा आज का टॉपिक है, हमारे टॉपिक में मजदूर संघ है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो भारतीय मजदूर काम कर रहे थे, उनके फैक्ट्रियों में, कारखानों में, बागानों में, कोठियों पे, हर एक जगह उनका कोई संघ नहीं था। उनका कोई भी समुचित रूप से कोई यूनियन नहीं था, जिसकी वजह कर वो लगातार शोषण का शिकार हो रहे थे। उनको प्रताड़ित होना पड़ता था। उनके काम की अवधि अधिक थी, कहीं छुट्टी का प्रोविज़न नहीं था। उन्हें मनमाने ढंग से जो उनके भत्ते थे वो मालिकों पे डिपेंड करते थे कि वो कितना दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि भारत में 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है गांधी जी द्वारा। थोड़ी भूमिका है जो मजदूर संघ के गठन के लिए उत्तरदायी है। 1917 में चंपारण में गांधी जी के नेतृत्व में एक सत्याग्रह होता है। ये भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। गांधी जी ने 1915 में जो पूर्ण रूप से भारत वापसी की, इसके बाद ये पहला उनका राजनीतिक सफर था जो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के रूप में शुरू किया। इस आंदोलन के, इस क्रांति की सफलता के बाद कहीं ना कहीं एक संगठन के रूप में मजदूर उभरने लगे। अब लगने लगा कि अगर हम भी एकत्रित होकर, संगठित होकर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, मालिक जो हम पर मनमाने ढंग से काम की अवधि लाते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो हमारी सुनी जा सकती है। और इसी का परिणाम था कि 1918 में वीपी वाडिया द्वारा पहला मजदूर संघ, जिसे मद्रास संघ के नाम से जाना जाता है, की स्थापना हुई। यहाँ देखिए मद्रास संघ, ध्यान दीजिएगा, मद्रास संघ भारत का पहला मजदूर संघ था। इसकी स्थापना वीपी वाडिया ने 1918 में की। अभी मैंने बताया कि इसके पीछे की घटना थी 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जहाँ से लोग एकत्रित होने लगे थे, आंदोलन करने के लिए, आवाज उठाने के लिए तैयार होने लगे थे। इसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद में मिल मजदूर जो थे, टेक्सटाइल मिल के मजदूर, सूती वस्त्र के जो टेक्सटाइल मिल था, उनका संगठन बनता है जिसका नाम है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन।
और इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की जाती है। किस सिद्धांत पर? ट्रस्टीशिप, यानी कि मिल में काम करने वाले मजदूर और मालिक ये पार्टनर होंगे। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत फॉलो करते हुए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की जाती है। पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि क्या किया गया। पहले 1918 में ही मद्रास संघ की स्थापना हो गई, फिर 1918 में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और किस सिद्धांत पर? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। प्रश्न हो सकता है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत पर किया था? तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर। इन दो घटनाओं के घटने के बाद 1920 में, कब? 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। अब कांग्रेस को भी लगा कि हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी नहीं आए तो ये जो वर्ग है, मजदूर वर्ग, ये हमसे दूर हट जाएगा। और इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1920 में की गई। ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। अब यहाँ कुछ नाम प्रमुख हैं जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जैसे इसके संस्थापक कौन थे, महामंत्री कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, कब? जब ये संस्था गठित हुई। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। संस्थापक नारायण मल्हार जोशी, जिनका शॉर्ट नेम आपको मिलेगा NM जोशी। ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम है नारायण मल्हार जोशी और शॉर्ट में NM जोशी। महामंत्री थे दीवान चमनलाल, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। ये 4 नाम हैं जो प्रमुखता से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं। कैसे जुट रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए। संस्थापक नारायण मल्हार जोशी, शॉर्ट नेम NM जोशी। महामंत्री दीवान चमनलाल, अध्यक्ष लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जिनकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में हो गई थी, और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े हुए 4 प्रमुख लोग थे। ये काफी लंबे समय तक चला, लेकिन आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो जो एक नया संगठन बना यूनियन का, उसका नाम था 1947 में बना इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ध्यान रखिएगा, AITUC 1920 और INTUC 1947। और इसकी स्थापना करने वाले और इसके पहले अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। तो ये भारत में मजदूर संघ का एक इतिहास हो गया कि मजदूर संघ की स्थापना कब कब और किसके द्वारा की गई। दूसरी पृष्ठभूमि में अब देखिए कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थापित हुए, यहाँ पर उनकी फैक्ट्रियाँ लग गई, कोठियाँ बन गई, तो उनमें काम करने वाले मजदूरों के लिए समय समय पर ब्रिटिश सरकार ने कुछ अधिनियम पारित किए। उस अधिनियम को ही कारखाना अधिनियम के नाम से जानते हैं। एक मिनट रुकिएगा। कारखाना अधिनियम जो समय समय पर अंग्रेजों द्वारा लाया गया,
मिल मजदूरों, कारखाना में, इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्करों के लिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो हम देखते हैं कि कारखाना अधिनियम सबसे पहली बार 1881 में आया। देखिए, ये तो हो गया मजदूर संघ। अब यहाँ हमने देख लिया है कारखाना अधिनियम और उनके प्रमुख बिंदुओं को जिनसे प्रश्न क्रिएट हो सकते हैं। तो कारखाना अधिनियम पहली बार आया 1881 में, फिर 10 साल के बाद संशोधित 1891, फिर 10 साल के बाद नहीं बल्कि 20 साल के बाद 1911 में, फिर 10 साल के बाद 1922 में, और फिर 1934 और फिर 1944। तो ये कारखाना अधिनियम है जो अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व लाए गए। सबसे पहले अधिनियम को यदि हम देखें 1881 को, तो सबसे पहला अधिनियम जिस समय आया उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे। भारत के वायस पूछ सकता है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में आया, तो प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया। अब एक प्रश्न इससे और बनता है कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इस अधिनियम के द्वारा ये घोषणा की गई कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि 7 ईयर्स से कम अगर आपकी आयु है तो आप कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, पहला प्रतिबंध। यानी कि उस समय चाइल्ड लेबर का एज कितना निर्धारित किया गया, 7 ईयर्स। और दूसरा प्रावधान था कि महीने में 4 दिन व्यवस्था की गई छुट्टी की। ये आज हम लोग 4 रविवार के रूप में देखते हैं, तो वहाँ था कि आप मंथ में 4 दिन छुट्टी ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और माह में 4 दिन अवकाश। फर्स्ट कारखाना अधिनियम 1881 जो आया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ये उसका प्रोविजन था। दूसरा कारखाना अधिनियम आया 10 वर्ष के बाद 1891 में। यहाँ भी वही प्रश्न बनता है कि दूसरे कारखाना अधिनियम जो 1891 में आया किसके शासनकाल में आया, तो वो पीरियड था लॉर्ड लैंसडाउन का। किसका था, लॉर्ड लैंसडाउन। इन्होंने क्या विशेषता दी कि जो 7 वर्ष था इसको बढ़ाकर 9 वर्ष कर दिया कि नहीं, 7 वर्ष के नहीं 9 वर्ष तक के बच्चे काम नहीं कर सकते। अभी हमारे यहाँ यह प्रतिबंध 14 वर्ष पर है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यदि काम करते हुए कहीं पर भी घरेलू किसी के घरों में काम, होटल में काम, कारखानों में काम कहीं भी नहीं कर सकते हैं। ये चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है। उस समय पहले 7 वर्ष और फिर बढ़ाकर कर दिया गया 9 वर्ष, काम करने पर प्रतिबंध लग गया। यहाँ जो एक चीज़ तय की गई कि पहले काम की अवधि तय नहीं थी कि काम आपको कितने देर करवाना, लेकिन दूसरे कारखाना अधिनियम में काम की अवधि तय कर दी गई कि 11 घंटा से अधिक कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा। यानी मैक्सिमम एक व्यक्ति 11 घंटा काम कर सकता है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं करेगा। और तीसरी चीज़ दी गई कि जो यहाँ था कि 4 दिन कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, अब कर दिया गया कि नहीं, आपको सप्ताह में एक अवकाश लेना अनिवार्य होगा। तो सप्ताह में एक अवकाश लीजिएगा। अवकाश तो महीने में 4 ही होगा, लेकिन एक बार 4 नहीं लेके प्रत्येक सप्ताह 1 दिन का अवकाश, जिसके बाद संडे की छुट्टी घोषित हो गई। उसके बाद अगला कारखाना अधिनियम आया 1911 में। 91 के बाद कब आया, 11 में। इस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। इन्होंने क्या किया कि कारखाना में काम करने वाली महिलाओं के लिए 11 घंटा छोड़ दिया, लेकिन पुरुषों की अवधि को बढ़ाकर 12 घंटा कर दिया कि नहीं, महिलाएं 11 घंटा काम करेंगी और पुरुष 12 घंटा करेंगे। तो यहाँ पुरुष के काम में 1 घंटा की वृद्धि हो गई। कौन से कारखाना अधिनियम में, 1911। किसके समय में आया, लॉर्ड हार्डिंग। अगला कारखाना अधिनियम यहाँ देख लीजिए, पुरुष की कार्य अवधि बढ़ गई। अगला आया 1922 में। इस समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। अब यहाँ क्या किया गया कि जो प्रतिबंध 9 साल तक था कि 9 साल तक के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, उसमें एक क्लॉज और ऐड हो गया
कि 9 साल तो काम ही नहीं कर सकते हैं, अब वो उम्र हो गया 12 साल, और कहा कि 12 साल से 15 साल के बीच के बच्चे 7 घंटा काम करेंगे। यानी कि अगर आपकी आयु 12 से 15 के बीच में है तो आप 7 घंटा काम करेंगे, और इससे ऊपर है तो 12 घंटा। यानी कि 12 से 15 साल के बच्चों की काम की अवधि को कर दिया 7 घंटा, कि ठीक है आप काम तो कीजिए लेकिन आप 7 घंटा कीजिएगा। 15 साल से अधिक हो गए तो आप 12 घंटे कीजिएगा, महिला है तो 11 घंटा कीजिएगा। यानी कि प्रत्येक का आयु अलग अलग हो गया। इसके बाद अगर आगे जाइएगा तो अगला अधिनियम आया 1934 में। 1934 में इस अधिनियम के समय वॉइस राय थे लॉर्ड विलिंगटन। देखिए, हर कारखाना अधिनियम का वॉइस राय याद रखिएगा, किस कारखाना अधिनियम के समय वॉइस राय कौन थे। तो 1934 के समय लॉर्ड विलिंगटन थे। लॉर्ड विलिंगटन ने जो व्यवस्था दी वो काम की अवधि या आयु से संबंधित ना होकर चिकित्सा और आराम की व्यवस्था की। इन्होंने हर कारखाने में एक कक्ष बनाया जहां काम के बीच की अवधि में 1 घंटा जाकर मजदूर आराम कर सकते थे ब्रेक में, और साथ साथ इन्होंने कारखानों के अंदर हॉस्पिटल की व्यवस्था की, चिकित्सा की व्यवस्था की, जिससे कि कारखाने में काम करने वाले को यदि कोई हताहत होती है तो उसको तुरंत इलाज मिल सके। तो लॉर्ड विलिंगटन ने 1934 में चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था की। तो ये सारे अधिनियम एक एक करके आ रहे थे, और सबसे अंत में स्वतंत्रता से पूर्व आया 1944 का अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1944। इस समय वॉइस राय लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। वेवेल के जाने के बाद ही लॉर्ड माउंटबेटन आए थे। वेवेल इन्होंने क्या किया कि इन्होंने काम की अवधि को 12 घंटा से घटाकर 9 घंटा कर दिया, कि आपको एक दिन में 9 घंटे का ही शेड्यूल होगा, आपकी जो एक पाली का काम होगा वो 9 घंटा होगा। और साथ साथ इन्होंने कारखानों में कैंटीन की व्यवस्था दी। किसकी व्यवस्था दी? कैंटीन की, ताकि मजदूरों को खाने पीने की तकलीफ ना हो, वो कैंटीन में जाकर भोजन कर सके। तो ये मुख्य कारखाना अधिनियम है। और इधर कुछ प्रमुख मजदूर संघ हैं। एक बार रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। मद्रास संघ की स्थापना वीपी वाडिया द्वारा 1918 में। ये भारत का पहला मजदूर संघ था। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा, किस सिद्धांत पर? ट्रस्टीशिप यानी पार्टनरशिप के सिद्धांत पर। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AITUC कहते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी, जिन्हें NM जोशी कहकर संबोधित करते हैं। महामंत्री दीवान चमनलाल, अध्यक्ष लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। 1947 इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना हुई, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मजदूर संघ हो गया। कारखाना अधिनियम 1881, वायसराय लॉर्ड रिपन। 7 वर्ष से कम उम्र की आयु में काम करने पर रोक, माह में 4 दिन की छुट्टी। 1891 लॉर्ड लैंसडाउन, सप्ताह में 1 अवकाश, 9 वर्ष से कम आयु के काम पर रोक और काम की अवधि 11 घंटा। 1911 लॉर्ड हार्डिंग, पुरुष की कार्य अवधि 12 घंटा, महिलाओं की यथावत 11 घंटा बनी रहेगी। 1922 लॉर्ड रीडिंग, 12 से 15 वर्ष की आयु के लिए काम की अवधि 7 घंटा। 1934 लॉर्ड विलिंगटन, चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था। 1944 लॉर्ड वेवेल, कैंटीन की व्यवस्था और कार्य अवधि 9 घंटा। तो ये था आज मजदूर संघ का छोटा सा इंट्रो, जो आपके लिए उपयोगी है, चाहे आप BPSC प्रीलिम्स दे रहे हो, CDPO प्रीलिम्स दे रहे हो, बिहार SI मेंस दे रहे हो, SSC, रेलवे, अनगिनत एग्जाम,
आप पूरे भारत में कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं जाते जाते जो आपको एक प्रश्न देकर जाती हूँ, तो हमारा आज का प्रश्न बिहार के संदर्भ में है। आप समझ गए होंगे कि हमारे प्रश्न का जुड़ाव कहीं ना कहीं बिहार से होगा। तो आज का हमारा प्रश्न है, मंदार मेला का आयोजन या मंदार महोत्सव का आयोजन किस जिला में बिहार के किया जाता है? क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। मंदार महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाता है? क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके दें। आपके आंसर कमेंट में आते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी पढ़ाई को लगातार और कंटिन्यू आगे बढ़ाइए हमारे साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।